नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि आतंक के सामने देश नहीं झुकेगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उसके बाद पूरा देश क्षुब्ध है। कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ। और इस बीच केंद्र सरकार दिल्ली से लेकर पहलगाम तक, श्रीनगर पहलगाम तक पूरी तरह से सक्रिय है और संकल्प यही है कि देश झुकेगा नहीं। और इसके बाद बात करेंगे कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यह संकल्प है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का, सुरक्षा बलों का और करीब करीब 150 करोड़ देशवासियों का भी। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जो दंगा पीड़ित हैं उन पर ममता की बारिश कब होगी। ममता बनर्जी ममता नहीं बरसा रही हैं उनके ऊपर, बल्कि मुर्शिदाबाद के लोगों को जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश हो रही है। और ऐसी हालात के बीच जब मालदा में फिर से हमले हुए हैं 5 लोगों पर, 1 की मौत भी हो गई है, तो पश्चिम बंगाल भी किस रास्ते पर जा रहा है, इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में घटनास्थल का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का सुना दर्द, एक्शन प्लान का लिया जायजा। कहा आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत, कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के दहशतगर्दों के चेहरे आए सामने। सूत्रों के हवाले से सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच किए तैयार। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने की अनुग्रह राशि की घोषणा। सऊदी अरब से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही एनएसए, विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ पहलगाम आतंकी हमले पर की बैठक। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थिति पर सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा मौन। हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर भी बंद। श्रीनगर समेत कई जगहों पर सड़कों पर पसरा सन्नाटा। देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर कड़ा प्रहार। सेना ने बारामूला में घुसपैठ की कोशिश की, नाकाम। 2 आतंकी ढेर। सेना का अभियान जारी। और पश्चिम बंगाल के मालदा में दंगाइयों का 5 हिंदू युवकों पर हमला, 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, 3 अन्य भी घायल। लेकिन इस बीच मुर्शिदाबाद दंगा के पीड़ित हिंदुओं को कैंपों से जबरन वापस घर भेजने की ममता सरकार की कोशिश। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों के विस्तार से। और सबसे पहले बात पहलगाम के दर्दनाक हादसे की। हादसा क्या कहें, कुकृत्य कहिए इसको, जो कुकृत्य कल इन हैवानों ने अंजाम दिया है। लेकिन आतंक के सामने नहीं झुकेगा देश। देश के अलग अलग राज्यों से लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगाम के खूबसूरत नजारों में से कुछ पल सुकून का जीना चाहते थे। लेकिन उनका कसूर क्या था कि वो इस तरह से मार दिए गए? क्या उनका हिंदू होना गुनाह था कि आतंकियों ने 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी? इस बर्बर कार्रवाई पर देश मर्माहत है और पूरे देश में सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम की बसरन घाटी को लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। दुर्गम पहाड़ी के बीच यहां पहुंचना मुश्किल भी है, फिर भी पर्यटक वहां जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां आकर कुछ भेड़िए खतरनाक मंसूबे के साथ आएंगे और उनको उनसे 2-4 होना पड़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस लौट चुके हैं और हवाई अड्डे पर उतरते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हमले से जुड़ी जानकारी दी। जल्द ही सीसीएस की मीटिंग भी होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उधर पहलगाम में 22 रन का दौरा किया।
हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। स्थानीय अधिकारियों ने सभी 26 पीड़ितों की पहचान कर ली है और यथाशीघ्र मृतक के परिवार सहित उनके गंतव्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। पूरा देश आक्रोशित है और जल्द ही गुनहगारों को सजा की मांग भी कर रहा है। तो कश्मीर के लोग भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंसान की शक्ल में छुपे ये भेड़िए, इनका पहचान करना क्या इतना मुश्किल है? देश के रूप में क्या ये हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है कि इन भेड़ियों को पनाह देने वाले, उनके विचारों को समर्थन देने वाले को मुख्य धारा से अलग थलग किया जाए और इतना ही नहीं, उनको भी सजा दी जाए। तो जैसा कि हमने बताया कि कश्मीर के लोगों में भी पहलगाम के इस आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त रोष है। आज कश्मीरी पब्लिक, आज कश्मीरी आवाम खुद अपनी जान निछावर करना चाहते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे टूरिस्टों का, हमारे मेहमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कश्मीरियत के खिलाफ है। वो कश्मीरी के दुश्मन भी है और पूरे इंसानियत के दुश्मन है। हम यही संदेश देना है कि ये कत्लेआम बंद करो। इनोसेंट लोगों को, मेहमानों को यहाँ आने को, इनको मत मारो। ये बेगुनाह लोग हैं। ये घर से निकलते हैं मतलब 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, इनका अपना एक ट्रिप होता है। इनके ऊपर अत्याचार मत करो। ये इनोसेंट लोगों को कत्लेआम बंद करो। पहला हमला ये इंसानियत पे है, दूसरा ये कश्मीरियत पे है, तीसरा ये कश्मीरियों पे है। और ये हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये इन पे हमला नहीं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम इनको किस दिल खोल के इनका स्वागत करते हैं, हमेशा करते हैं। ये आवाज है कश्मीर के आवाम की। और इधर AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मजहब के नाम पर की गई हत्याओं को कायराना हरकत बताया है। दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि आतंकी घटना का करारा जवाब दिया जाएगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका जवाब मिलेगा, आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और उनके आकाओं को भी जवाब मिलेगा। तो इस घटना के बाद ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से लोग इसकी भर्त्सना, इसकी निंदा कर रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ग्राउंड जीरो से, और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सीधे अश्विनी के पास चलता हूं। अश्विनी, इस समय हमने देखा, आपने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की थी, उनकी बातचीत को हमने सुना। ये बताइए कि क्या पूरे कश्मीर में, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, शायद आप लाल चौक पर इस समय मौजूद हैं। यस, लाल चौक पर आप हैं। क्या लोगों की क्या भावना है? वो कह रहे हैं ये इंसानियत के ऊपर हमला है, कश्मीरियत के ऊपर हमला है, कश्मीर के लोगों के ऊपर ये हमला है। ये जब भावना है तो कौन है वो लोग, 2-4 लोग जो कि ऐसे लोगों को महीनों अपने घर में छुपा कर रखते हैं? निश्चित तौर से लालचंद जी, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 10 बजे से अलग अलग संगठनों का आना शुरू हुआ, चाहे वो ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो यहाँ के लॉयर्स एसोसिएशन हो, चाहे बार काउंसिल के लोग हो, चाहे ट्रेडर्स हो, या फिर लाल चौक के जो यहाँ का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है,
अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ले चल के वहाँ पर किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ में उनके तख्तियाँ हैं और वो साफ तरीके से कहते हैं कि जो इनोसेंट किलिंग हुई है उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, उसकी हम हर शब्दों में निंदा करते हैं। किसी भी तरीके से इस तरीके से जो किया गया है ये हिंदुस्तानियत पर, कश्मीरियत पर और इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एकजुट है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, केवल पर्यटन, रोजगार और अन्य चीज़ों के लिए की वजह से नहीं। उनको ये है कि ये यहाँ की जो रवायत है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पर अब तक जो चीज़ें नहीं होती थी उस पर हमला किया गया है। और ये हमला करने वाले लोग सीमा पार से हैं, सीमा पार के टट्टू हैं, भाड़े के ऐसे टट्टू हैं जिनको चंद यहाँ के सिरफिरे लोगों का, चंद यहाँ के लोगों का की शरण मिलती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम खुद जानना चाहेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आई, बड़ी संख्या में नौजवान आए, बड़ी संख्या में ट्रेडर्स आए, बड़ी संख्या में दिव्यांग लोग आए, बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कि टेररिज्म से दिव्यांग हो गए हैं, अटैक के विक्टिम हैं, वो लोग आए। ट्रेडर्स एसोसिएशन से ही यहाँ पर हमसे मंजूर अहमद साहब हैं। आप ये बताएं, मैं देख रहा हूँ 10 बजे 11 बजे से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कैसे, किन शब्दों में आप लोग इसकी मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं? यही सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ, मगर आप आज देख लीजिए कि सारा कश्मीर एक हो गया। इस बीच आप जैसा देख रहे हैं, ये नई दिल्ली में जो पहलगाम में जिन पर्यटकों की हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई पड़ रही हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद दिखाई पड़ रहे हैं और पहलगाम में जिन पर्यटकों की हत्या की गई उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में ये तस्वीरें उसे श्रद्धांजलि की, जिन 26 लोगों की पहलगाम में कायर आतंकियों ने हत्या कर दी थी उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश इस कायराना हरकत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और इस बीच नम आंखों के साथ उन सभी पर्यटकों को, मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो मृतक पर्यटक हैं उनके परिजन, उनके परिवार के लोग भी, जिनको लोग दिलासा दे रहे हैं, और साथ में जो पर्यटक मारे गए हैं उनको नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग मारे गए पर्यटकों के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि मृतकों को दी जा रही है। दिल्ली में जब उनके पार्थिव शरीर को तो इन मृतकों में से एक विनय नरवाल भी थे, जिनको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। पहलगाम में मारे गए पर्यटक का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है और विनय नरवाल उन्हीं में से एक पर्यटक थे जिनकी ये हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा। विनय नरवाल पर्यटक तो थे ही, साथ ही भारतीय नौसेना के अधिकारी थे ये, और इनकी हत्या
पहलगाम में की गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भारतीय नौसेना में तो ये दिल्ली में श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ साथ में परिवार के लोगों को सांत्वना भी। हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं और साथ में विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से एक बार अश्विनी का रुख करता हूं। अश्विनी, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले ज़रा विनोद मिश्र जी से मैं बात करता हूं। विनोद जी, जो इस तरह का ये पूरा माहौल हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की भी आवाज़ हमने सुनवाई, देश भर के लोगों को, और देश भर में जिस तरह का माहौल है, एक सवाल तो मन में बनता है जो मैंने अश्विनी से पूछा भी था कि हम देख रहे हैं कश्मीरी लोगों की भावना को, उनको पूरी तरह से हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि चाहे चंद लोग ही सही, ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो बाहर से आए हुए इस तरह के खूंखारों को, दरिंदों को कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनको शेल्टर दे रहे हैं। लाल जी, जो दृश्य अभी दिखा रहे थे देश का, हिंदुस्तान का, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसने रोया नहीं होगा। बिल्कुल, हम आपकी भावना को तो समझ सकते हैं। सच में इसके लिए शब्द नहीं है। आप सोचिए कि लोग किस तरह से आक्रोशित होंगे, जिसके परिवार के लोग अभी शादी हुए 1 महीने नहीं हुए थे, 10 दिन भी नहीं हुए थे, वो लोग हनीमून के ट्रिप में कश्मीर जाना एक पुराना रिवाज है, अपने घर से, अपने परिवार से। और उनका क्या कसूर था कि उनको आप धर्म पूछ के, उनकी पत्नी को, एक पत्नी जो है, वाइफ है, वो कह रही है मुझे भी मार दो जी, और आप इस बेरहमी से कत्ल करते हैं। क्या वो इंसान था? क्या इसको कह सकता है कि किसी मजहब का था? ये आप सीधे कहें कि कुछ जंगली लोगों का ये फसाद का जो ये है, अपना पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना एक परचम लिए हुए घूम रहा है, वो उस जंगली और हैवानियत के इंतहा को पार करके इन मासूमों पे उसको थोड़ी सी भी दया भी नहीं आई, थोड़ा सा भी इसको शर्म भी और हया भी नहीं आया कि इस बेकसूर लोगों का क्या कसूर है। तो लाल जी देखिए, सवाल उंगली उठाना तो एक अलग बात है कि आप सरकार पे उंगली उठा दें, व्यवस्था पे उंगली उठा दें जी, ये तलाश है कि इसके जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ें तो होगी इसके साथ में। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या दुनिया में किसी आतंकी हमले को आज तक किसी ने रोक पाया है? ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ये दानव जो है वो कहीं भी किसी रूप में खड़ा हो सकता है, चाहे वो ट्विन टावर की घटना हो, चाहे अभी आप इसका मोडस ऑपरेंडी देखिए ना कि 2023 में इसी तरह का कि इजराइल के लोग अपने जश्न मना रहे थे, पूरी भीड़ उसके जश्न में खोया हुआ था, 7 नवंबर कुछ हमास आतंकी आए और उसको भूनते हुए चले गए, 1200 लोग मारे गए। बिल्कुल। तो क्या ये वही मोडस ऑपरेंडी नहीं था कि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी में हमास के वही कमांडर आके और उस मीटिंग में, जैसे मोहम्मद के उस ऑफिस में इसकी मीटिंग होती है, सारे लोग उसमें लश्कर तैयबा और ये सारे लोग होते हैं उसमें, क्या वही मोडस ऑपरेंडी नहीं थी कि इसके लिए चुना गया कि पहलगाम का सबसे जो शांत इलाका ये है जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस घाटी को चुना जहां पे सिक्योरिटी का बहुत कम ही प्रेजेंस होता है, उस जगह पे लोग कम आते जाते हैं, थोड़ा सा दुर्गम भी है जी। आप उसमें 2 पल सुकून से जीने वाले वहां जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनको आपने टारगेट किया और 26 लोगों की इस तरह की शर्मनाक हालत हत्या की। ये अपराध क्षम्य नहीं है। बिल्कुल, ये क्षम्य ये नहीं। अपराध क्षम्य नहीं है। इसके लिए सरकार जितनी भी बड़ी कार्रवाई करेगी वो दुनिया देखेगी और ये दुनिया देखेगी, कम से कम इस भारत को इस बात का भरोसा न रहना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो आतंक के सामने में नहीं झुकी। बिल्कुल नहीं झुकेगी, ये संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री ने भी व्यक्त किया। अश्विनी, और केंद्रीय गृह मंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में कल ही दौरे पर चले गए थे। क्या कुछ वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम और वहां पर जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं वो भी उनके साथ गए थे। इस समय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर के क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी लालचंद, मैं बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात में ही यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उसके बाद आज जो है यहाँ पर जो पुलिस कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर जो मृतक व्यक्ति हैं, जो यहाँ पर
उनके परिजन जो आए हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सीधे वो पहलगाम गए और घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया जहाँ पर ये कायराना बर्बरपूर्ण हमला किया गया था। उस घटनास्थल का जब उन्होंने दौरा किया तो सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे सुरक्षा के अधिकारी, सैन्य, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के उच्च पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद जो घायल अनंतनाग के हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनसे उनके मुलाकात का है। इसके बाद ये माना जा रहा था कि एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक वो कर सकते हैं या फिर वो शाम को संभावित जो CCS की बैठक है उसके भाग लेने के लिए वो दिल्ली जा सकते हैं और यहाँ की वस्तुस्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराएंगे। लेकिन स्पष्ट तरीके से है कि पूरा का पूरा अमला जिस तरीके से त्वरित पूरा का जो क्षेत्र है जहाँ पर गृहमंत्री ने जाकर मुआयना किया, जो स्थलीय उन्होंने भौगोलिक सत्यापन किया, स्थलीय निरीक्षण किया, 5 किलोमीटर से बड़ा का दायरा जो है उस दायरे को पूरी तरीके से कार्डन कर लिया गया है। सभी आधुनिक तकनीकों के जरिए, ड्रोन के जरिए और उसके अलावा अन्य तरीकों से उस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। और ये पूरी की पूरी कोशिश ये है कि इस आतंकवादी हमले में शामिल जो भी व्यक्ति हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ की जो आवाम है वो आवाम भी मान के चलती है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे यहाँ के युवा हो, चाहे यहाँ के ट्रेडर्स हो, चाहे यहाँ के एसोसिएशन के लोग हो, चाहे यहाँ के वकील हो। मैं देख रहा हूँ लाल चौक पर ये सिलसिला 10-11 बजे से शुरू हुआ है। अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबने ये कहा है कि टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं। ये लाल चौक जहाँ पर कभी किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं होता था। और जब एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये जो बंद का आह्वान है, भले यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन और कमर्शियल एसोसिएशन ने किया हो, लेकिन केवल श्रीनगर नहीं, समूची घाटी आज जो है पूरी तरीके से बंद है। समूची घाटी में कहीं भी इस तरीके का नहीं है कि जहाँ पर इवन सब्जी की दुकानें भी नहीं खुली है। लोगों में एक रोष है, लोगों में इस बात का रोष है कि पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था, पर्यटन जो यहाँ की रीढ़ है उस पर निशाना नहीं साधा जाता था। ये हमला जो है हिंदुस्तानियत के ताने बाने पर हमला है। ये हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीरियत पर हमला, इंसानियत पर हमला, रोटी रोजगार पर हमला है, साथ ही साथ लोगों के भविष्य पर हमला है, लोगों के मुस्तकबिल पर हमला है। नौजवान जो कि यहाँ पर मुख्यधारा में शामिल होकर IITs खुले, IIM खुले, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस खुले, एम्स खुले, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो विकास की धारा बन रही थी, जो तेजी से यहाँ पर लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हताशा में लिया गया, निराशा में लिया गया, कुंठा में लिया गया। ये ऐसा वो है कदम है जो कि लोगों को मर्माहत करता है। एक चीज मैं और कहूंगा, बड़े खुले मन से लोगों ने अलग अलग मौकों पर आज यहाँ पर लोगों ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, सबने कहा कि देश के विदेश से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो कतई किसी तरीके से भयाक्रांत ना हो, वो यहाँ पर आए, उनका खैर मकदम है। स्थानीय प्रशासन समेत यहाँ के लोग उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरीके से मेहमान नवाजी करने के वो जाने जाते हैं, उसके लिए वो तत्पर हैं। लेकिन हर कोई ये कह रहा है, इस घाटी का एक बच्चा कह रहा है, श्रीनगर लाल चौक से ये आवाज़ उठ रही है कि जिन्होंने इसको किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनकी शिनाख्त की जाए, और जो चाहे वो सीमा पार से आए हुए आतंकवादी हो या फिर यहाँ से रहने वाले लोगों का जिन्होंने प्रश्रय दिया हो, ऐसे तत्वों की पहचान करके उनको निश्चित एक अंजाम तक पहुंचाया जाना जरूरी है। क्योंकि ये जो मुख्यधारा में होती पूरी की पूरी आवाम है। और सबसे बड़ी बात लालचंद, मैं एक और कहूंगा कि लाल चौक का ये इलाका 2014 के पहले यहाँ से मीडिया लाइव करने की हिम्मत नहीं करती थी कि यहाँ से लोग लाइव कर सके। आज मीडिया यहाँ से लाइव न करके यहाँ पर प्रदर्शन देख रही है, और वो प्रदर्शन देख रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, यहाँ पर हुए हमले के खिलाफ। तो एक बड़ा परिवर्तन है, बड़ा संदेश, बिल्कुल बड़ा परिवर्तन है अश्विनी, बेशक ये बड़ा परिवर्तन है। और लाल चौक पर जो परिवर्तन आप सीधे इस समय हमें बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, यही परिवर्तन कश्मीर के चप्पे चप्पे पर करने का संकल्प सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें जो कश्मीरी आवाम की भावना आपने सुनाई, वो निश्चित तौर पर बड़ा मददगार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम फिर आपसे इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करने वाले हैं कि बख्शे नहीं जाएंगे ये गुनाहगार। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले, कायराना हमले के जो दोषी हैं उसको वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये पूरा देश ये संकल्प व्यक्त कर रहा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे कि पहलगाम के ये दरिंदे बख्शे नहीं जाएंगे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटक लोगों की बर्बर हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत आतंक के आगे किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। यह बात अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कही। देश इस बर्बर कार्रवाई से आहत हुआ है। खबर यह भी है कि आतंकियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ बैंसरन की रेकी भी की थी। उन्हें पता था कि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। एक बड़ा खुलासा यह भी सामने आया है कि लश्कर का जो टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद है वो इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 26 बेगुनाह लोगों की हत्या के बाद लश्कर का एक ग्रुप टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सबसे करीबी सैफुल्लाह पाकिस्तानी फौज के लिए भड़काऊ भाषण दिया करता था और हिंदुओं के खिलाफ खासतौर पर जहर उगलता था। सैफुल्लाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, वही आप देख रहे हैं इस समय। तो यह माना जाएगा कि सैफुल्लाह तो वही करता था जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर चाहते थे। और ध्यान देने की बात यह भी है कि पाकिस्तान का यह मौलवी जनरल आईएसआई की कमान संभाल चुका है। यह महज संयोग नहीं है कि पहलगाम का यह हमला और हिंदुओं का नाम पूछकर यह मारे जाने की घटना असीम मुनीर के बयान के बाद हुई। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर का बयान था, आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाला यह बयान था। मुनीर ने कहा था भारत विभाजन 2 नेशन थ्योरी पर इसलिए हुआ क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति और पहचान अलग है। खास बात यह भी है कि असीम मुनीर ने यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के सामने दिया था। उसने कहा था कश्मीर हमारी गर्दन का नस है और यह हम नहीं भूलेंगे। तो जानकार कह रहे हैं, मानते हैं कि भारत में हुए आतंकी हमलों में पहलगाम हमले का मोड ऑफ ऑपरेंडी लगभग उसी समान है, 26/11 हमले की तरह। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में थी उस समय 26/11 में। तब आतंकियों ने मुंबई को चुना था और सन 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के बिल क्लिंटन का दौरा था, उस समय आतंकियों ने चिट्टी सिंहपुरा नरसंहार को कश्मीर में अंजाम दिया था। इस दौर में आज जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं, आतंकियों ने बेकसूर निहत्थे टूरिस्ट को चुना और 26 लोगों की यह निर्मम हत्या कर दी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आतंकवाद देश के सामने आज भी सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे हालात में भी वक्फ कानून के विरोध में जो मजहबी भड़काऊ बयान दिया जाता है, इससे सरहद पार जो दुश्मन बैठे हैं उनकी मंशा को बल भी मिलता है क्या? तो हम सबसे पहले आपको पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर का वही बयान सुनाते हैं जो कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन 2 नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ क्योंकि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. इस कट्टरपंथी मुनीर को कोई समझाए कि उनसे ज्यादा संख्या में यहां पर लोग साथ रह रहे हैं भारत में। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने इस घटना को पुलवामा 2 करार दिया है। इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं।
और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहले श्रीनगर के लिए और उसके बाद पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे। और अस्पताल में जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनका हालचाल पूछने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री खुद अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर पहलगाम में अस्पताल जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की है, उनके परिजनों से बात की है और यह भी देखा है कि घायलों की इलाज की किस तरह की व्यवस्था है। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद जाकर वहां जायजा लिया है। घायलों के पीठ पर सांत्वना का हाथ रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं और बिल्कुल हर चीज़ का जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि गृह मंत्री ने भी कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है, उन्होंने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हैं, और साथ में जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी हैं। सभी का बहुत स्वागत। क्या इस दुखद चर्चा में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मन बिल्कुल भारी है। मैं ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के ज़रिए ही। विनोद जी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भारत का संकल्प है, पूरे भारत का संकल्प है। ये संकल्प जो जम्मू कश्मीर के आवाम है उनका भी संकल्प हमने लोगों को दिखाया सुनाया है। लेकिन कुछ इससे सवाल भी उपजे हैं, उन सवालों का हल मिलना भी जरूरी है कि इस तरह की घटना आगे चल करके इस तरह की घटना ना हो। और जो कुछ सरकार कर रही है आगे क्या कुछ इसको लेकर के सामने करने के लिए है विकल्प के तौर पर, विनोद जी। लाल जी, बदले दौर का आप देखिए कि घटना, आतंक की घटना तो आपने पहले भी कहा है कि इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत बात इस पे निर्भर करता है। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा है कि जब जब भारत में आतंकी हमले हुए हैं इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका कड़ा जवाब दिया है और दुनिया ने देखा है उस जवाब को। भले ही यहाँ पे उसका जो भी रिएक्शन हो, लेकिन उसका असर तो पड़ा है और उस चीज़ के बात लोग जानते हैं। लेकिन आज जब भी इस बात को हम देखते हैं कि भारत में, भारत सरकार की तरफ से, भारत की रक्षा एजेंसी की तरफ से, भारत की किसी एजेंसी की तरफ से अभी तक पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठाया गया है। तो पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग हो रही है, शहबाज शरीफ का बयान आ रहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है, उनके जो अपोजिशन के लीडर उनके बयान आ रहा है। तो क्या सचमुच इसमें दाल में कुछ काला है? पाकिस्तान की घबराहट है कि भारत कभी भी एक बड़ी कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कार्रवाई कर सकती है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस बात को जवाब तो देना होगा कि आप जो अपने घर में जो इतने सारे पाल रखे हैं इस भेड़ियों को, आप, हम उसको किस शब्दों में बात करें कि आपने एक खास कम्युनिटी के टारगेट करने के लिए अभी जो पहलगाम में भेजा था, अभी 4 लोग जिस तरह से उसमें सामने में आए हैं, 2 लोग उसमें लोकल ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं।
ऐसा तो मुमकिन भी नहीं होता है कि उस दुर्गम इलाके में वहाँ ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल्स की मदद के बगैर कोई 2-3 पश्तो भाषा में बोलने वाले पाकिस्तानी आए और कार्रवाई करके चले जाए। ये बात तो भी तय है कि वहाँ कुछ न कुछ लोकल सपोर्ट भी है जो उनको मिला है। लेकिन उससे भी बड़ा है कि भारत किस तरह के इसकी कार्रवाई के करके सामने में आता है और किस तरह से इस आतंकवाद को लेके अभी देश का जो मोमेंट है, देश में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जिस तरह का सेंटीमेंट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्दी कुछ बड़ा एक्शन जरूर लेने वाली है। लाल जी, बिल्कुल, सभी को ये उम्मीद है कि सरकार जरूर कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। मैं जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी के साथ पास चलता हूं। दीपांकर सेन गुप्ता जी, बहुत ही दुखद घटना और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भले गिने चुने लोग ऐसे हों, लेकिन बाहर से भी अगर आतंकवादी आए हैं तो ओवरग्राउंड वर्कर तो कोई ना कोई, कम संख्या में ही सही, कोई ना कोई है वहां पर प्रश्रय देने वाला। उनकी पहचान कैसे होगी दीपांकर सेन गुप्ता जी? देखिए, पहचान तो उनकी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसकी पहचान हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। 2019 से पहले आतंकवादी के 2 रूप थे, आतंकवाद का 2 रूप था। एक तो जो बंदूक लेके दूसरे खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस में प्रहार करते थे, और उसका दूसरा रूप जो पैसे देके पथराव करते थे, अशांति का माहौल कायम करते थे ताकि यहाँ पे कोई विकास न हो। 2019 के बाद विकास की जो कार्य है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए या पर्यटन कहिए, जिस तेजी से बढ़ा, ये इसीलिए बढ़ा क्योंकि एक जो आतंक का जो चेहरा था, जो पथराव था, पत्थरबाजी था, उसको तो पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपके जो बंदूकधारी थे वो सिक्योरिटी पे हमला करते थे क्योंकि उनको पता था कि हम टूरिज्म पे हमला नहीं करेंगे, टूरिज्म पे हमला करने के लिए तो पत्थरबाज है। तो हम ये फिक्शन दुनिया को बताएंगे कि हम ऑक्युपाइंग फोर्सेस के खिलाफ हैं। आज क्या हुआ है, क्योंकि पहली वाली जो आतंकवाद, उसकी कमर तोड़ दी गई है। ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। पहला सॉफ्ट टारगेट कौन था? जो बिहार से फल वाला श्रीनगर फल बेचता था, उस पर हमला किया, वो भी विफल हो गया क्योंकि सब पकड़ा गए। आज सॉफ्टेस्ट ऑफ सॉफ्ट टारगेट जिसको कहते हैं, पर्यटकों को आज में हमला किया है। देखिए, कहीं भी आतंकवाद होता हो तो स्लीपर सेल्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ आपको मिल जाता है। सरकार की प्रॉब्लम यह है कि आपको हमेशा सफल रहना पड़ेगा और आतंकवाद को सिर्फ एक बार सफलता देखनी पड़ेगी जी। ये है आतंकवाद का सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है, ये घटना हुआ है, पर मैं कहता हूं इसका जड़ जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसका जड़ है पाकिस्तान में। विनोद जी पहले कह रहे थे कि ये दरिंदे हैं, इनका कोई शर्म नहीं है। इनका शर्म नहीं है, दशकों पहले इन्होंने दिखा दिया भेड़िए हैं, इनको क्या शर्म होगी? ये भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में 50 के दशक में दिखा दिया उनके पास शर्म नहीं है, 70 में दिखा दिया बांग्लादेश में इसके पास कोई शर्म नहीं है। हम किस शर्म की अब हम देख रहे हैं? तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। और हम इसीलिए हम कुछ कर नहीं रहे। जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी और ISI पे निशाना नहीं बनाते हैं, तो इन प्यादों को मार के कुछ नहीं होगा। प्यादों को आप मारे क्योंकि इसको तो खत्म करना ही है, इनका तो वध करना ही है। ठीक है, प्यादों को नचाने वालों को जब तक आप निशाना नहीं, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। प्रॉब्लम आपका होगा। ठीक है, लौटता हूं सर आपके पास, लौटता हूं। अवधेश सर, ये बड़ा सवाल है जो प्रोफेसर सेन गुप्ता जी भी कह रहे थे, दीपांकर जी, कि जड़ तो पाकिस्तान में है। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या बचता है अवधेश सर? जड़ पाकिस्तान में है और यहां पर मुट्ठी भर संख्या में ही सही, लेकिन खाद पानी देने वाले लोग हैं, तो रास्ता ऐसे में क्या बच जाता है अवधेश सर? लालचंद जी, मैं काफी समय से जुड़ा था। मैंने शुरू में देखा कि विनोद जी की आंखों में आंसू थे, उस समय भी आपके साथ जुड़ गया था जी। और बस सचमुच उनकी आंखों में आंसू मैंने देखा था। तो इससे पता चलता है कि मतलब अगर पत्रकार की आंखों में आंसू है तो देश की क्या स्थिति होगी। लेकिन ये भारत ने इस तरह के
हमले को और उससे होने वाली ट्रेजेडी को कोई पहली बार झेला नहीं है। 1100 वर्षों से हमने अनेक ऐसी त्रासदियां झेली है और झेलते झेलते भी हम उठ के खड़े हुए हैं और आज इस समय विश्व की एक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो ये तो एक आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरी बात जो आती है कि देखिए, इसका रास्ता ढूंढने के पहले ये देखना पड़ेगा कि इस घटना के जो पीछे सोच है, जो कारण है, जो लोग वहां का विवरण दे रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं वो क्या थी। अगर आतंकवादी कह रहे हैं कि अच्छा ये मुसलमान नहीं है, इसको मार दो जी, तो बाहर निकलो, कलमा पर हो, कलमा नहीं पर अब मार दो इसको, ये कड़वी सच्चाई है, यही हुआ है, ये कड़वी सच्चाई है। जिसको नहीं, नंगा हो जाओ, तुम बोल रहा है तुमको पहचानूंगा, जरा नंगा करके देख रहे हैं कि उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो मार दो। तो अगर चुन चुन कर निहत्थे हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं और उसमें भी महिलाओं को छोड़ रहे हैं कि जाओ जाकर मोदी को बता दो कि वो उसके आने के बाद जो है कैसे हमारे पर खतरा बढ़ गया है और हमारा मजहब भी खतरे में पड़ गया है, तो फिर ये एक ऐसी सोच थी, कश्मीर को लंबे समय से एक इस्लामी जिहाद का भाग बनाकर एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की वो लड़ाई रही है। दुर्भाग्य से भारत आजादी के बाद सेकुलरिज्म का कैरेक्टर हमारे तो कैरेक्टर में रहा है जी। लेकिन अगर हम दूसरे को भी उसी ढंग से सेकुलर मान लेते हैं ना, समस्या वहां आती है। जो आसिफ मुनीर साहब का बयान आप सुना रहे थे जी, इस समय पाकिस्तान एक भयानक आर्थिक संकट में है। सेना की इज्जत और उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। बिल्कुल, लोग उनकी विफलताओं, भ्रष्टाचार और अय्यासी की कथाएं वहां टेलीविजन चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सेना के स्थानों पर लोग विद्रोह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। उनके सामने अपनी इज्जत पाने का एक ही मात्र रास्ता बचता है कि भैया कश्मीर का जो है उसको फिर से जीवित करो। ठीक है, मैं लौटता हूं। उन्होंने भाषण लौटता हूं सर, लौटता हूं। जाहिर सी बात है उनके अंदर वो बलूचिस्तान वाले जिस तरह उनके आर्मी को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, ये उनकी समस्या है, वो अपने पास ही रखें। इधर अगर कुछ किया जाता है तो हमें तो निपटना पड़ेगा, और कैसे निपटेंगे संदीप त्रिपाठी जी? ऐसा किस तरह से एकजुट होकर के इस समस्या का मुकाबला किया जाए संदीप त्रिपाठी जी, ताकि ये जो भेड़िए, ये दरिंदे जिन्होंने इस तरह का खूंखारपन दिखाया है, इनको बिल्कुल इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए? संदीप जी। लाल जी, बहुत ही दुखद घटना है कि निंदा की जाए अब है, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए, जो पाकिस्तान चाहता था आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में 26 लोगों ने अपनी जान दी, जिसमें से एक मुस्लिम भी है, 2 विदेशी भी है। उनके सहित मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जिस तरीके से इस देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, सोशल मीडिया आप देख लीजिए, टीवी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुझे लगता है कि सफल हो गया। जो वो चाहता था वो कर लिया उसको उसने प्राप्त कर लिया। असीम मुनीर की बातों का सबसे ज्यादा समर्थन कौन करता है? आज की मौजूदा जो सरकार है, जो भाजपा है, जो वो बोलती है वही तो असीम मुनीर जी बोल रहे हैं। दोनों की भाषा में अंतर क्या है? और एक बात मैं कहूंगा, हाँ, बीजेपी के लोग आज हैं नहीं, बीजेपी के लोग आज हैं नहीं यहाँ पर बातचीत में, नहीं रहेंगे सर। वो पुलवामा के हमले के समय। और दूसरी बात, एक बात मैं जोड़ दूं, आपने कहा कि अब हो रहा है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं पहले कितनी हुई है? नहीं, आतंकवादी हमले के समय देश की इससे बड़ी बड़ी घटनाएं, इस हमले के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। प्लीज, ये शर्म का विषय है। सुनिए, आप सुनिए एक मिनट, आप प्लीज, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप मौके को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, आप एक तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आपको आज का बयान, ये बयान शोभा नहीं देता जिस समय में देश इतनी तरह से पीड़ित है, देश पूरी तरह से आक्रोशित है। एक एक करके आपका बयान गलत। आप अपने नेताओं का बयान देखिए, सुनिए, मैं कह रहा हूँ, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आपसे ज्यादा सेकुलर का दावा ओवैसी करते हैं और वो कर रहे हैं, वो भी निंदा कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं। जात धर्म पूछ के मारा गया है, बिल्कुल। आप उससे बड़ा सेकुलर नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अपनी बात को लेकर कुछ की बात कुछ में लगाने नहीं। सुनिए आप, प्लीज नहीं,
आज की चर्चा में हम इस चीज को पार्टी आज और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उस तरह का सवाल मैंने पूछा था। आज देखिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ। अरे आप एक मिनट, आ रहा हूँ, अवधेश सर आ रहा हूँ, एक मिनट धैर्य रखिए, एक मिनट धैर्य रखिए त्रिपाठी जी, एक मिनट धैर्य रखिए। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी या सभी दल एक साथ हैं और जो भी इसके गुनाहगार हैं उस पे सरकार मजबूती से कार्रवाई करे। कम से कम वही लाइन लीजिए संदीप जी। ये अलग बात है कि उसमें खड़गे जी अपने नेता, चाहे वो इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, उसको एक आदर्श बताते हैं कि आतंकियों से मुकाबला करने के लिए हमारे लीडर कैसे शहीद हुए। ठीक है, उनकी अपनी सियासत है, लेकिन जिस समय में पूरा देश खड़ा है इस आतंक से, अब संदीप जी की बात, उसमें आप ये घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक आप उसमें असीम मुनीर को आपको निंदा करने चाहिए। मैं आ रहा हूँ अवधेश सर आ रहा हूँ। मैं भावना समझता हूँ, आज की जो भावना है उसमें संदीप जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। संदीप जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। संदीप जी, लोगों का दिल दिखाया हुआ है, आज उस तरह की बात नहीं कीजिए। संदीप जी बोलिए। ये भावना नहीं है, देश का विषय है। सुनिएगा, भावना हमारी भावना नहीं है। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर ले जाकर के चलाएंगे, दुनिया भर में चलाएंगे, इसलिए इस समय तुम ऐसा वक्तव्य फैलाते हुए इनको नहीं बोलने दे सकता हूं। ठीक है, अब संदीप जी की बात आने दीजिए। अवधेश सर अब संदीप जी की बात आने दीजिए। संदीप जी बोलिए। ना, ऐसे बोलेंगे तो नहीं आने दूंगा मैं किसी को। नहीं बोलेंगे, उस तरह से नहीं बोलेंगे। अब उनको बात रखने दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कुछ भी बोल दें और हम लोग यहाँ बैठ के आपका ये सुनते रहे ज्ञान। और ये भी कि आज गलत दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, इसलिए सरकार पर और इस तरह की बातें नहीं कीजिए। ठीक है, आज बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है। आज हम लोग इस दुख की घड़ी में चर्चा कर रहे हैं। इस यहाँ देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए और आप एक अलग लाइन पे लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी तक क्या गाना गा रहे थे हिंदू मुस्लिम का? फिर ऐसा नहीं चलेगा भाई। इनकी आवाज बंद करिए, दूसरे ढंग से चर्चा करिए, चर्चा नहीं होगी आपकी। आपने उससे भी धर्म पूछा गया था क्या? उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? अवधेश सर, उनका भी धर्म पूछकर आपने बात की क्या? और ये तो पाकिस्तान चाहता है कि हम धार्मिक आधार डाउन चाहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करें, लड़कर मरे। आप जो लाल चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम है कि हिंदू है? पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होता, चेहरा देख लीजिए, ज्यादा अच्छा होता आज अगर हम लोग सब एक सुर में उन भेड़ियों, उन दरिंदों को ये पैगाम देते और उनको खाद पानी देने वालों को ये पैगाम देते कि सिर्फ उन भेड़ियों दरिंदों को ही नहीं बल्कि खाद पानी देने वालों को भी निपटा दिया जाएगा। ये पैगाम एक सुर में जाना चाहिए। लालचंद जी देखिए, जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश विरोधी वक्तव्य है कि भारत के आंतरिक समस्याओं को पाकिस्तान के आतंकवादियों के समतुल्य बताना, उसको जस्टिफाई करना, ये क्लियर कट भारत विरोधी कृत्य है और डीडी न्यूज को कतई इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। ऐसा आदमी, कोई भी मेरा भाई भी होगा ना, ऐसे आदमी को देश के सामने बोलने देना ही नहीं चाहिए कि आतंकवाद से लड़ेंगे कि ऐसे लोगों से आप लड़ेंगे। अब सेकेंड बात पर आते हैं। आसिफ मुनीर के आपने बीच में रोक दिया था। आसिफ मुनीर ने ये कहा कि दुनिया में कलमा पर 2 ही स्टेट बने हैं। बोला था। एक मोहम्मद साहब ने रियासत तैयबा बनाया था और 1300 बाद 1300 साल बाद एकमात्र देश पाकिस्तान बना है। और ये इस्लाम का विषय है और जब तक जम्मू कश्मीर हमारा भाग नहीं होता है तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो उसने एक इस्लाम के युद्ध में इसको परिणत करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई पहली बात नहीं है। पाकिस्तान के जो वैचारिक जनक थे, ठीक है संदीप जी की एक छोटी सी टिप्पणी। संदीप जी की टिप्पणी। संदीप जी बोलो। नहीं संदीप जी अगर गलत बोलेंगे तो ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे। संदीप जी की टिप्पणी बोलेंगे। संदीप जी की टिप्पणी आने दीजिए। बोलिए। जनता, मैं भी जनता हूँ आपको इस स्थिति में अब देख लीजिए ना, अब देख लीजिए एक बार। अवधेश सर एक बार देख लीजिए, अब गलत नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से आज बात की जा रही है, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनको होना चाहिए था सर, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आज ये सवाल 2 है। पहली चीज कि अगर पहलगाम में हमला हुआ जहां पर 2000 लोग इकट्ठा
थे, फिर आप ऐसी गलत बयान सेंसिटिव कर रहे जगह हैं। पे सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या थी? कहाँ ये तो सवाल आजाद किससे नहीं करते? नहीं आप त्रिपाठी जी, सोशल मीडिया त्रिपाठी का जी, एक WhatsApp एक इंच की सुनिए, सुरक्षा ये नहीं दी जा सकती, और जहां पर हमला हुआ है नहीं। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं रहती थी, पहले भी नहीं रहती थी। मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है, लेकिन ये बिल्कुल मैं कहूंगा एक सुर से ये जाना चाहिए कि आतंकवादी भेड़ियों और उनके जितने भी शरण देने वाले उनको बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया संदीप जी, अवधेश सर शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, साथ में प्रोफेसर सेन गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो, बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर पश्चिम बंगाल से कि मुर्शिदाबाद के पीड़ितों पर ममता कब होगी। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ित हिंदुओं से अब तक भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं मिली हैं। मई के पहले हफ्ते में जा सकती हैं मुर्शिदाबाद दंगा के पीड़ित हिंदुओं को कैंपों से इस बीच जबरन वापस घर भेजने की कोशिश हो रही है। स्थानीय अधिकारी दंगा पीड़ित शरणार्थियों पर वापस जाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अभी तक भी राज्य पुलिस सुरक्षा का सही इंतजाम नहीं कर पाई है। मंगलवार की रात भी मालदा में दंगाइयों ने किया धारदार हथियारों से हिंसक हमला। मालदा के अंग्रेजी बाजार के सिकंदरपुर क्षेत्र में 5 हिंदू युवकों पर हमला कर दिया गया। एक युवक की मौत भी हो गई और दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मृतक की पहचान शिबू मंडल के रूप में हुई है। बाकी 4 घायल हैं, उनमें सूर्या मंडल की हालत बेहद गंभीर है। ऐसी हालत के बीच भी ममता बनर्जी सरकार जबरदस्ती पीड़ितों को वापस भेजना चाह रही है। घरों को वापस बसाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, मदद का इंतजार है। मुर्शिदाबाद में 100 से भी ज्यादा घरों को जलाकर उपद्रवियों ने लोगों को बेघर कर दिया था, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय बीड़ी कारीगर पीड़ितों को घर बसाने की में मदद कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सरकार गायब है वहां से। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर। प्रसेनजीत दा, एक तो सबसे पहले लोगों पर ममता नहीं हो रही है मुर्शिदाबाद के पीड़ितों पर। मालदा में उल्टे हमला हो रहे हैं और मुर्शिदाबाद वालों को कह रहा है जाओ 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 अपने घर वापस जाओ, जैसा भी है जले हुए घर में जा करके रहो। ये पूरा हालात, पूरे जो हालात है बंगाल के, ये क्या कुछ बयां कर रहे हैं? नहीं देखिए लालचाँद, ये बंगाल में एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं सेक्युलर कम्युनिटी। ये सेक्युलर कम्युनिटी अभी फिलहाल काफी उल्लास में है, काफी खुश है। खुश इसलिए है कि पहलगांव में जितने लोग मारे गए हैं उनमें एक इंसान का नाम है जो देश के नाम शहीद हो गए, उनका नाम है सैयद हुसैन। तो एक नाम निकाल के किसी तरह से सैयद हुसैन बन गया है। तो तब से ये जो तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी और बाकी जो सेक्युलर है, ये काफी खुश है कि कम से कम इसे हिंदू की ऊपर आघात या आक्रमण ऐसा नहीं कहला जा सकता है। और इसीलिए मालदा में भी जो कुछ हो रहा है, मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है, मतलब चुन चुन के हिंदुओं के ऊपर इस तरह से आक्रमण किया गया है, तो वो भी अभी लिस्ट से बाहर चले गए। मतलब सैयद हुसैन ने पूरे सेकुलर लोगों की दुकान को बचा लिया है। ऐसा लग रहा है, लेकिन यही है इनकी कोशिश से क्या होगा जब पूछ करके गोली चलाई है, देख करके गोली चलाई है। क्या देख कर गोली चलाई है मैं बोलना भी नहीं चाहता,
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय की कमी है दादा, आगे हम लोग फिर बंगाल की समस्या पर आपसे बात करें। कहना था कह दिया जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।